What's up, guys? My name is C. Abhishek Bhandari, and welcome back to our YouTube channel GradKool. That's right, GradKul, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment, and share the video with your friends as well. So we've started with income from house property. हेड्स ऑफ इनकम का अपन ने पहला हेड स्टार्ट किया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स अपन देख चुके हैं. दिस सेशन विल कवर ऑल द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स. छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट अपने बाकी है, वो अपन कवर करेंगे एंड देन विल स्विच टू सम्स. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप. एक बार फटाफट देख लेते हैं अपन ने पूरे चैप्टर में क्या क्या देखा था. सबसे पहले वी हैव सीन वाज 2 बेसिक कंडीशंस फॉर इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी. पहली कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी. सेकंड कंडीशन क्या है? असेसी शुड बी द ओनर और डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज. लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो अपन भाड़े पे देते हैं, एलओपी, व्हिच इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. ठीक है, इसके अंदर भी 3 केस देखे थे. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इफ इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, उस केस में सच प्रॉपर्टी विल बी इग्नोर्ड. ठीक है. नेक्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इफ इट इज यूज्ड फॉर रेसिडेंस पर्पस, इट विल बी एग्जेम्प्ट. दैट इज उसका नेट एनुअल वैल्यू जो है एनएवी, अप टू एनएवी इट विल बी निल. उसके बाद इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है. एंड इफ द प्रॉपर्टी इज अनऑक्यूपाइड, then such property is also exempt. That is उसका भी NAV nil होगा and interest का deduction मिल जाएगा. However, if a person owns more than 2 self-occupied property, for example, he owns 5 self-occupied properties, उस केस में the person can take any 2 SOPs to be exempt and remaining self-occupied properties will be treated as deemed let out property. That is the third type, DLOP. DLOP is also taxable just like let out property, except जब अपन उसका सम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्चुअल रेंट विल बी 0. ठीक है. उसके बाद अपन ने फॉर्मेट देखा था. फॉर्मेट वाज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. ठीक है. दिस लोअर अमाउंट विल बी माय एक्सपेक्टेड रेंट. कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, दिस हायर अमाउंट विल बी माय GAV. reduce municipal taxes which are paid or reimbursed by the owner only. टेनेंट ने पे किया, इग्नोर. टेनेंट ने पे किया बट ओनर ने इसको रीइंबर्स कर दिया तो वो भी माइनस हो जाएगा. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस इग्नोर. म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू. एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस हो जाएंगे अंडर सेक्शन 24. ए विल बी 30% ऑफ एनएवी एंड बी विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन. अब इंटरेस्ट ऑन लोन कब अलाउ होता है? only when the loan is taken for purchase, construction, repairs or renovation. ठीक है. इनके अलावा अगर मैंने लोन लिया तो मुझे उस पे इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा. परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा हूं तो मैक्सिमम डिडक्शन वुड बी 2 लाख, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई हो जानी चाहिए. अगर मैं रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए ले रहा हूं तो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 30,000 एंड दीज लिमिट्स आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी देयर आर नो मैक्सिमम लिमिट्स. जितना भी मैंने इंटरेस्ट पे किया पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद लास्ट अपन ने क्या देखा था? प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को फंबल कर देता है एग्जाम में. अब प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आपको 1/5 डिडक्शन मिलेगा एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. देयरफॉर जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना उसके पहले वाले साल तक आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है लोन पे, ठीक है, वो आपको 1/5 करके 5 साल तक डिडक्शन मिलता जाएगा अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, दैट इज वेकेंसी रेंट. वेकेंसी रेंट अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है या वेकेंसी पीरियड अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो ऑल यू हैव टू डू इज इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट, you have to compare expected rent with actual rent plus vacant rent. समझ में आया? ठीक है. इस केस में if the actual rent plus vacant rent is greater than or is higher than expected rent, then actual rent will be my GAV, and if expected rent is higher than actual rent plus vacancy rent, then expected rent will be my GAV. क्लियर हो क्या? ठीक है, क्लियर है. चलो लास्ट अपन ने देखा था एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट था, अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड.
अगर आपको क्वेश्चन में खाली अनरियलाइज्ड रेंट दिया है तो इट विल बी इंप्लाइड कि वो करंट ईयर का है, देयरफॉर वो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा। अगर आपको दिया है कि अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, तो जितना अमाउंट आपको रिकवर हुआ है उसका 70% इन दी एंड एड बैक हो जाएगा। क्यों 70% एड बैक होगा? बिकॉज 30% इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर है? ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं। देख, पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर प्रॉपर्टी दैट इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी विच इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट। अब इधर देख, इसमें दो टाइप है, एरिया वाइज मैंने लेट आउट किया है कि टाइम वाइज। एरिया वाइज लेट आउट करना मतलब मान ले मेरे पास 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, मैंने क्या किया 75 स्क्वायर फीट मैंने अपने रेसिडेंस के लिए रखा, 25 स्क्वायर फीट मैंने किसी और को रेंट पे दे दिया। वापस 100 स्क्वायर फीट का मेरे पास एरिया है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, 75 स्क्वायर फीट मैंने मेरे लिए रखा, 25 स्क्वायर फीट मैंने रेंट पे दे दिया। चल इसको है ना समझने के लिए लेट्स जस्ट चेक आउट एन एग्जांपल आल्सो साइड बाय साइड। मेरे पास 100 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट लेता है, 100 बहुत छोटा हो जाएगा। मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है, मैंने क्या किया इसमें से 750 स्क्वायर फीट जो है वो मैंने रेसिडेंस के लिए रखा, एंड जो 250 स्क्वायर फीट है वो मैंने लेट आउट कर दिया। ठीक है, अब ये 750 कैन आई से दिस इज माय सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड दिस 250 दिस इज माय लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, वी नो दैट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अभी देख, म्युनिसिपल वैल्यू तुमको यहां पे दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तुमको 25,000, ठीक है, 2,50,000 ले लेते हैं। फेयर रेंट आपको दिया है 2,75,000, स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया है 2,60,000 एंड एक्चुअल रेंट आपको दिया है 1,20,000। अब दिमाग लगाना और मुझे बताना कि म्युनिसिपल वैल्यू जो है 2,50,000 वो 750 स्क्वायर फीट का है या 250 स्क्वायर फीट का है कि पूरे 1000 स्क्वायर फीट का है? थोड़ा सा दिमाग लगाना एंड सोचो, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 2,50,000 ये किसका है? 1000 स्क्वायर फीट का, 750 स्क्वायर फीट का, 250 स्क्वायर फीट का? प्रिटी ऑब्वियस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थोड़ी ना मालूम है कि भाई 1000 स्क्वायर फीट में से ये बंदा 750 स्क्वायर फीट अपने लिए रखेगा और 250 रेंट पे दे देगा। म्युनिसिपल वालों को मालूम है क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को मालूम है कि 1000 स्क्वायर फीट का 250 स्क्वायर फीट ये भाड़े पे देने वाला है? नहीं, उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट अवे 1000 स्क्वायर फीट का रेट दे दिया कि भैया ये 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसका हमारे हिसाब से वैल्यूएशन 2.5 लाख है, तो ये 1000 स्क्वायर फीट का हो गया। क्लियर? लाइकवाइज फेयर रेंट जो है वो भी 1000 स्क्वायर फीट का होगा कि 750 या 250 का? प्रीटी ऑब्वियस, वो भी 1000 स्क्वायर फीट का होगा। एंड उसकी तरह ही स्टैंडर्ड रेंट भी जो दिया है वो 1000 स्क्वायर फीट का ही होगा। अब एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट मुझे बता, एक्चुअल रेंट जो है वो 250 स्क्वायर फीट का है, 750 स्क्वायर फीट का है कि 1000 स्क्वायर फीट का? भाई कॉमन सेंस है, मैंने कितना एरिया भाड़े पे दिया? 250 स्क्वायर फीट, तो जो मैं रेंट ले रहा हूं वो पूरे घर का लूंगा कि 250 स्क्वायर फीट का? जितना एरिया भाड़े पे दिया उतने का ही। अभी तू अगर भाड़े पे रहने जाएगा, ठीक है, तुझे बोला है कि पेइंग गेस्ट है, 2 बेडरूम है, तेरे को 1 बेडरूम मिलेगा, पूरे फ्लैट का खर्चा है 15,000 रुपए, 1 बेडरूम का खर्चा है 5,000, तू सामने वाले को 5,000 देगा कि 15,000? बट ऑब्वियस तू सामने वाले को 5,000 ही देगा। क्यों? तेरे को भाड़े पे क्या मिला? वो रूम, देयरफॉर वो रूम का प्राइस कितना? 5,000। उसी तरह एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है ना, दिस एक्चुअल रेंट इज ऑलवेज फॉर दैट पार्ट ऑफ द एरिया विच इज लेट आउट। This actual rent is always for that part of the area which is let out. Therefore ये 250 स्क्वायर फीट का होगा। समझा? ठीक है, अब अभी तो भैया ये तो हार्डशिप हो गई, मैं जब कंपेयर करूंगा तो मैं यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट कंपेयर कर रहा हूँ विथ 250 स्क्वायर फीट, तो ये नहीं चलेगा। तो इस केस में सम कैसे सॉल्व होगा?
इस केस में सम कैसे सॉल्व होगा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, compare this with standard rent, whichever is lower, this will be my expected rent. Compare this with actual rent, whichever is higher, this will be my GAV. क्लियर है? ठीक है, GAV तक का ही है। अभी देख म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 2,50,000, बट वी नो 2,50,000 इज फॉर 1000 स्क्वायर फीट। तो अपन क्या करेंगे, इक्वल टू 2,50,000, दिस इज फॉर 1000 स्क्वायर फीट, डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो मेरे को पर स्क्वायर फीट का रेट मिल जाएगा, इनटू 250 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 62,500। तो कैन आई से दिस 62,500 इज नाउ फॉर दैट एरिया विच हैज बीन लेट आउट। बेसिकली अपन ने क्या किया, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड इधर एक म्युनिसिपल टैक्सेस भी लिख लेता हूं। म्युनिसिपल टैक्सेस वुड बी 5,000। अगेन ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस है ये पूरी प्रॉपर्टी का होगा बाय डिफॉल्ट 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 62,500 आ गया। मैंने क्या किया, 2,50,000 जो पूरी प्रॉपर्टी का है, मैंने पूरी प्रॉपर्टी का नहीं लेके उतने ही एरिया का लिया जितना कि लेट आउट हुआ है। क्लियर है? उसी तरह फेयर रेंट वुड बी इक्वल टू, एक सेकेंड ना, इक्वल टू this divide by 1000 into 250, 62,500। लाइकवाइज इधर क्या आ जाएगा 68,500। 2,75,000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 250। क्यों 1000? 1000 इज द टोटल एरिया। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपन है ना जो भी वैल्यू है उसको लेट आउट वाला जो एरिया है ना बस उतने एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले रहे हैं। तो विच एवर इज हायर, हायर अमाउंट कौन सा है 68,750। कंपेयर दैट विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या हो जाएगा अपना, नहीं, स्टैंडर्ड रेंट वुड बी 65,000। अगेन 2,60,000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 250। विच एवर इज लोअर, लोअर क्या है 65,000, ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा भाई, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज जो भी रेंट आया है वो एक्चुअल प्रॉपर्टी का ही है। तो इस केस में एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर विल बी माई GAV। तो GAV कितना है 1,20,000। इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। अब अगेन म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है 5,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना है 1,000 स्क्वायर फीट एरिया का है, तो 250 स्क्वायर फीट का कितना 1250। ये माइनस कर दिया, मुझे क्या मिल गया, ये हो गया मेरा NAV। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूंगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूंगा, फिर इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, लास्ट में अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट जो है वो ऐड बैक कर दूंगा। समझ में आया क्या चल रहा है? सामने देख थियरी क्या बोल रही है कि भैया एरिया वाइज लेट आउट के केस में, एरिया वाइज जो मैं लेट आउट करूंगा ना उस केस में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रीजनेबल रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एरिया। जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड का है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में, जितना लेट आउट का है वो लेट आउट में। समझ में आया? ठीक है, अगर मैं सम में देखूं तो चेंजेस कैसे करूंगा, ये हो जाएगा मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा मेरा SOP। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भैया nil, क्यों nil? बिकॉज 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, जिसका NAV हमेशा nil होगा। समझ में आया? दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग एरिया वाइज जो भी प्रॉपर्टी दी है उसके सब्स। अभी देख म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, रीजनेबल रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एरिया। ये आपने देख लिया। AR that is actual rent should never be divided as it is for the let out property portion only। एक्चुअल रेंट जो मिलेगा वो आपने जितना भाड़े पे लिया है प्रॉपर्टी उसका ही मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, अब एक काम कर चल ठीक है, टाइम वाइज में तो कुछ है नहीं इतना। टाइम वाइज क्या बोलता है,
टाइम वाइज लेट आउट प्रॉपर्टी, इवन इफ यू लेट आउट योर प्रॉपर्टी फॉर वन सिंगल डे, आपने एक दिन के लिए भी प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया ना, तो इट विल बी अज्यूम्ड दैट यू हैव गिवन द प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर द एंटायर ईयर. If property is let out even for one day, such property shall be treated as LOP for the entire year, and accordingly you will pay tax on such property if at all taxable. क्लियर हो क्या? ठीक है, टाइम वाइज लेट आउट किया मतलब खत्म, आपने जितना एक दिन के लिए भी किया ना, पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी विल बी टेकन है लेट आउट प्रॉपर्टी. क्लियर है? चल एक काम कर, स्क्रीन पे तुमको सम दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करना, एक बार वो प्रोविजन पढ़ लेना, सम कॉपी कर लेना, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलना. बट मेक श्योर एक बार ये लिख लो ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि करना क्या, थियरी में ऊपर लिखा क्या है एंड नीचे आप कर क्या रहे हो. ठीक है, चल एक बार वीडियो को पॉज कर और ये सम को कॉपी कर ले फटाफट जल्दी. चल हो गया. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जॉइंट ओनरशिप और को ओनर्स. मतलब क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया एक ही प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर्स है. देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी एक ही प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर्स है. उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी या को ओन्ड प्रॉपर्टी. Therefore, where the property is owned by two or more person whose shares are definite and ascertainable. Definite and ascertainable मतलब क्या, ऑन पेपर पता है कि ओनर 1 का, ओनर 2 का, ओनर 3 का शेयर्स कितना है प्रॉपर्टी में. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके दो ओनर है एंड बोथ ओन्स 50-50 शेयर, तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट एंड असर्टेनेबल. ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसके ओनर्स का शेयर्स डेफिनेट और असर्टेनेबल है, देन सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ एन एओपी. इट हैज टू बी टैक्स्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी. अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसके ओनर्स का शेयर्स डेफिनेट और असर्टेनेबल है, तो सच इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी. ये मैं एओपी की इनकम नहीं बता सकता. क्लियर है? ठीक है. इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसओपी के केस में एनएवी शैल बी निल फॉर बोथ द को ओनर्स. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन शैल बी डिवाइडेड इन द ओनरशिप रेशियो. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर शैल नॉट बी डिवाइडेड इन द ओनरशिप रेशियो. अभी देख भैया, मेरा एक प्रॉपर्टी है, उसके दो ओनर है, एक मैं एक मेरा भाई. ठीक है. अब प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे तो दोनों का खर्चा हुआ होगा. प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे तो दोनों का खर्चा हुआ होगा ना. दैट इज द रीजन जब मैं परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेता हूं और उस पे कोई इंटरेस्ट पे करता हूं, तो वो इंटरेस्ट का जो भी डिडक्शन है ना, वो डिवाइड हो जाएगा दोनों के बीच में. समझ में आया? ठीक है. दैट इज द रीजन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन शैल बी डिवाइडेड इन द ओनरशिप रेशियो. बट एक बार प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गया या एक बार प्रॉपर्टी अक्वायर हो गया, अब इसके दो हिस्से हो गए, एक रूम मेरा एक रूम तेरा. अब मेरा भाई उसके रूम में जो भी रिपेयर करवाए, जो भी रेनोवेशन करवाए, वो उसका लुकआउट है. तो भैया उस रिपेयर एंड रेनोवेशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मैं ले सकता हूं क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा शेयर कितना है प्रॉपर्टी में, 50%. देयरफॉर मेरे शेयर रिलेटेड अगर मैं कोई खर्चा करूंगा आफ्टर एक्विजिशन, उसी का मैं इंटरेस्ट ले सकता हूं एज अ डिडक्शन. समझ में आया? दैट इज द रीजन जो लोन टेकन फॉर रिपेयर देना, इट विल नॉट बी डिवाइडेड इन द ओनरशिप रेशियो. घर खरीदने के टाइम पे तेरा और मेरा दोनों का पैसा लगा है. घर एक बार खरीद लिया, उसके बाद तेरे रूम में तू कुछ भी करे, वो मेरा लुकआउट नहीं. क्लियर है? बरोबर लॉजिक बेटा, कंफ्यूज मत होना. परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट है, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, दोनों को मिलेगा इन ओनरशिप रेशियो. बट रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए अगर कोई लोन लिया है, तो जिस बंदे ने लोन लिया है इंटरेस्ट भी उसी को मिलेगा. क्लियर है? ठीक है. इन एनी केस 2,30,000, दिस जो ये जो लिमिट है ना, दिस लिमिट विल नॉट बी डिवाइडेड. फॉर एग्जाम्पल मान ले एक्विजिशन के लिए मैंने लोन लिया
मान ले मैंने एक्विजिशन के लिए लोन लिया जिस पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना आया 5 lakhs का 5 lakhs का एक्विजिशन पे इंटरेस्ट आया एंड मैंने रिपेयर्स करवाया, ये मिस्टर ए, ठीक है, 50% मेरा शेयर है, मिस्टर ए मेरा शेयर कितना है 50%। एक्विजिशन के टाइम पे इंटरेस्ट आया 5 लाख का, रिपेयर्स के टाइम पे इंटरेस्ट आया 45,000 का, ठीक है। अभी देख इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B फॉर मिस्टर ए इज इक्वल टू एक्विजिशन जो लिया है वो इंटरेस्ट मेरा डिवाइड हो जाएगा, एक्विजिशन पे 5 lakhs डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2,50,000। रिपेयर्स पे जो मैंने लिया है वो आ जाएगा मैक्सिमम 30,000। उपसी सॉरी, एसओपी, ठीक है, 2 लाख एंड 30,000, ठीक है। हाउएवर इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs ओनली। अगर वही प्रॉपर्टी मैं लेट आउट के लिए यूज करता हूं, अगर सेम प्रॉपर्टी मैं लेट आउट के लिए यूज करता हूं तो इधर हो जाएगा 2,50,000, इधर हो जाएगा 45 एंड यहां पर आ जाएगा 2,95,000। समझ में आया क्या किया? परचेज एक्विजिशन के लिए जो लिया ना वो मेरे और मेरे भाई के बीच में दोनों का मिला के है, देयरफॉर जो मेरा शेयर है मुझे मेरे शेयर का ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो रिपेयर्स हुआ है ना वो खाली मेरा खर्चा है, इसीलिए वो मेरे भाई को नहीं मिलेगा। अभी मिस्टर बी का अगर मैं बोलूं, सेम सीन अगर मैं मिस्टर बी का भी लेता हूं, ये हो गया मिस्टर बी। मिस्टर बी ने रिपेयर्स नहीं करवाया, एक्विजिशन पे 5 लाख का इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मिस्टर बी के कैलकुलेशन के टाइम पे मैं क्या करूंगा, सॉरी, ये आ गया मिस्टर बी का कैलकुलेशन। मिस्टर बी के केस में एसओपी अगर हुआ, एसओपी हुआ तो 2 lakhs मिलेगा, रिपेयर 0, मैक्सिमम 2 lakhs। एलओपी हुआ तो इधर 2,50,000, इधर 0, मैक्सिमम 2,50,000। गया दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया जॉइंट ओनरशिप का नोट्स। अभी देखो आपके स्क्रीन पे आपको सामने दोनों मिल जाएगा, जॉइंट ओनरशिप का नोट्स एज वेल एज सम, ठीक है। अभी इधर देखो, in any case maximum limit of 30,000 2 lakhs is allowed to each co-owner separately। अगर आप नोट्स में देखोगे तो यहाँ पर ये जो है 2 lakh 2 lakh ये दोनों ओनर को मिला है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख का इसको 1 लाख मिलेगा, इसको 1 लाख, नहीं, ये दोनों ओनर को सेपरेटली मिलेगा, ठीक है। 2,95,000 2,95,000 ये भी दोनों ओनर को सेपरेटली मिला। समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीन पे आपको सम दिख रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज पॉज द वीडियो, कॉपी द सम, प्रोविजन एक बार पढ़ लेना तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आप इसको पॉज कर लेना और एक बार कॉपी कर लेना। चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब क्या? there is a possibility कि sometimes it becomes difficult to let out a property without letting out other assets। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया मैं बिना अदर एसेट्स भाड़े पे दिए प्रॉपर्टी भाड़े पे नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी मेरे को रेंट पे देना है, ठीक है, बट मेरी कंडीशन क्या है, अगर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो उसको साथ में एसी और फर्नीचर भी लेना पड़ेगा।
मेरा कंडीशन क्या है कि अगर तुमको प्रॉपर्टी चाहिए तो तुमको साथ में एसी और फर्नीचर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, ये होता है कंपोजिट रेंट। अब कंपोजिट रेंट में क्या होगा, दो एग्रीमेंट बनते हैं, एक एग्रीमेंट सेपरेबल होता है, एक एग्रीमेंट नॉन सेपरेबल होता है। सेपरेबल एग्रीमेंट मतलब क्या, उस एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होगा कि प्रॉपर्टी का रेंट इतना है, एसी का रेंट इतना है और फर्नीचर का रेंट इतना है, ठीक है। प्रॉपर्टी का रेंट x, एसी का रेंट y एंड फर्नीचर का रेंट z। ये हो गया सेपरेबल एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट सेपरेबल है तो प्रॉपर्टी का रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, एसी एंड फर्नीचर दैट इज अदर एसेट्स, उनका रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में बी। क्लियर है, ठीक है। अदर सोर्सेज में कब जाएगा, व्हेन रेंटिंग इज नॉट माय बिजनेस। इफ लेटिंग आउट सच प्रॉपर्टी इज माय बिजनेस, देन वो अदर एसेट्स वाला जो भी पार्ट है वो मेरा जाएगा पीजीबीपी इनकम में। क्लियर है। अगेन, अगर एग्रीमेंट में सेपरेटली बोला है कि प्रॉपर्टी का इतना है और अदर एसेट्स का रेंट इतना है, तो प्रॉपर्टी का रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, अदर एसेट्स का रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में भी, ठीक है। बट अगर एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, मतलब एग्रीमेंट में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि भैया प्रॉपर्टी का रेंट इतना है, फर्नीचर का रेंट इतना है, एसी का रेंट इतना है, ये कुछ भी नहीं बोला, तो इस केस में टोटल रेंट रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस और पीजीबीपी एज द केस में भी। समझ में आया। इफ द एग्रीमेंट इज सेपरेबल, कंपोजिट रेंट मतलब रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एसेट्स एंड एमिनिटीज, ठीक है। इफ द एग्रीमेंट इज सेपरेबल, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर एसेट्स विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में भी, ठीक है। इफ द एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेबल, टोटल रेंट रिसीव्ड वुड बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस और पीजीबीपी एज द केस में बी। क्लियर है, ठीक है। चल एक काम कर, तुमको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल गेट द नोट्स एज वेल, ठीक है। वीडियो को एक बार पॉज करना एंड उसके बाद ये पूरा एक बार देख लेना। आई सजेस्ट यू समथिंग, अगर आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स पढ़ ही रहे हो ना, तो एक बार यहां तक जितना भी करवाया है ना वो सारे के सारे पढ़ लेना, सो दैट जब अपन सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चले कि व्हाट आर वी एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू, ठीक है। चल वीडियो को पॉज कर और इसको एक बार फटाफट पढ़ ले। चलो हो गया, ओके, विल एंड अप द लेक्चर हियर। नेक्स्ट सेशन में अपन जितने भी इसके सम्स है ना वो सारे के सारे सम्स सॉल्व कर देंगे, हर टाइप का, हर कॉन्सेप्ट का एक एक सम उठाएंगे एंड विल सॉल्व दो सम्स, एंड बाय दैट विद दैट विल वाइंड अप द एंटायर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो गाइस, माय नेम इज सी अभिषेक भंडारी एंड यू वर वाचिंग द वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल GradKool, दैट्स राइट, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment and share the video with your friends as well. Chalo guys, adios and have a nice day. Bye bye.